नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रुद्र एजुकेशन हब। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं आर्कियोलॉजी यूजीसी नेट के सिलेबस के बारे में। जी दोस्तों, जैसे आप सभी जानते हैं, एकमात्र हमारा दोस्तों YouTube का चैनल है दोस्तों, जो कि आपको आर्कियोलॉजी यूजीसी नेट से संबंधित सभी प्रकार के अपडेट, चाहे दोस्तों वो लाइव क्लासेस की बात हो, रिकॉर्डेड वीडियोस की बात हो, पीडीएफ, ई नोट्स मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट सीरीज, एमसीक्यूज, वन लाइनर क्वेश्चन, क्विज सेशन, सभी प्रकार की दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन है आपको चैनल के माध्यम से दी जाती है। साथ ही दोस्तों यूजीसी नेट से संबंधित किसी भी प्रकार की अपडेट हो दोस्तों, चाहे वो आपके फॉर्म को लेके हो, चाहे एडमिशन को लेके हो, चाहे आपके अदर कोई भी दोस्तों इन्फॉर्मेशन हो, तो चैनल के माध्यम से आप लोगों तक लगातार पहुंचाई जाती है। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम आपसे बात करने वाले हैं इसी क्रम में दोस्तों आपके यूजीसी नेट के सिलेबस के बारे में। दोस्तों, लगातार आप सभी क्वेश्चंस ये करते आ रहे हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से और दोस्तों कॉल के माध्यम से कि क्या कुछ सर इस बार कोई चेंज देखने को मिला है क्या। तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि इस बार अभी तक यूजीसी नेट ने अपने इस आर्कियोलॉजी के सिलेबस में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया है। दोस्तों, क्या कुछ सिलेबस होने वाला है और कौन कौन से दोस्तों जो टॉपिक हैं उस पर आपको खासकर ध्यान रखना है, उन चीजों की चर्चा दोस्तों हम आपसे इस वीडियो के तक पूरे डिटेल में करेंगे। उम्मीद करते दोस्तों कि इस वीडियो से आपको काफी ज्यादा सहायता मिलेगी। यदि दोस्तों आपको वीडियो से किसी भी प्रकार की सहायता मिले दोस्तों, तो आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे दोस्तों आपके पास वीडियोस और आर्कियोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार की नोटिफिकेशन सीधा आप तक पहुंचती रहे। आइए दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियो तक। दोस्तों, वीडियो में दोस्तों सबसे पहले आप तो जान लीजिए कि आर्कियोलॉजी यूजीसी नेट का एक इंपॉर्टेंट कोर्स है दोस्तों, और ये आपका कोड, यदि मैं बात करूं तो आप देखते होंगे कि इसका जो कोड है वो है 67। आप सभी जानते हैं दोस्तों, यूजीसी नेट के अंतर्गत दोस्तों जो भी पेपर होते हैं उसके कुल 2 पेपर होते हैं। एक पेपर फर्स्ट होता है दोस्तों जो कि कॉमन होता है, पेपर सेकंड जो होता है दोस्तों वो सब्जेक्ट वाइज अलग अलग होता है। तो दोस्तों ये है आपका सेकंड पेपर का कुल दोस्तों दोनों पेपर में, चाहे वो फर्स्ट हो या फिर सेकंड हो, दोनों में दोस्तों आपके 10 यूनिट में दोस्तों आपको जो पूरा सिलेबस है वो कवर किया गया है। मतलब 10 यूनिट अलग अलग आपके जो चैप्टर्स हैं या फिर कल सिलेबस के अलग अलग जो भाग हैं वो उनको कवर करता है। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूं कि दोस्तों सबसे पहला जो यूनिट फर्स्ट जो आपके सामने दिख रहा होगा दोस्तों, उसमें आपका जो मोटे मोटे तौर पर पढ़ना है वो पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू आर्कियोलॉजी, अर्थात आर्कियोलॉजी के जो बेसिक्स हैं कि आर्कियोलॉजी क्या है, आर्कियोलॉजी के डिफिनेशंस क्या हैं, इसके स्कोप क्या है, इसके एथिक्स क्या है, ठीक है, आर्कियोलॉजी की हिस्ट्री क्या है, भारत में जो आर्कियोलॉजी हम पढ़ रहे हैं उसकी हिस्ट्री क्या है, कब से भारत में आर्कियोलॉजी की शुरुआत हुई, इन सभी चीजों को आपको पढ़ना है। तो ऐसे में कौन कौन सी चीजें दोस्तों, तो डिफिनेशंस ऑफ आर्कियोलॉजी आपको पढ़ना है, उसकी परिभाषाएं, इसका एम क्या है, उद्देश्य क्या है, स्कोप क्या है एंड एथिक्स क्या है, ये पढ़ना है। साथ ही साथ हिस्ट्री एंड ग्रोथ ऑफ आर्कियोलॉजी, किस प्रकार से जो पुरातत्व है या फिर आर्कियोलॉजी है उसकी हिस्ट्री क्या रही है, इतिहास क्या रहा है और उसका किस प्रकार से विकास हुआ पुरातत्व का, इसको भी आपको पढ़ना है। साथ ही साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। अब देखिए दोस्तों, ये जो आपका पहला सब पॉइंट ए था डिफिनेशन से लेकर हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में, इसमें जो आपको सबसे ज्यादा कायदे से पढ़ने की आवश्यकता है वो पढ़ने की आवश्यकता है हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी को। इन केस यदि आप गलती से छोड़ भी देते हैं डिफिनेशन, एम्स, स्कोप एंड एथिक्स ऑफ आर्कियोलॉजी, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको बस फिलहाल मुख्यतः जो फोकस करना है हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी पे, अर्थात भारतीय पुरातत्व का किस प्रकार से विकास रहा, कैसे रॉयल ऐतिहासिक सोसाइटी सबसे पहली बार स्टैब्लिश की जाती विलियम जोन्स के द्वारा, फिर किस प्रकार से अलग अलग शासन कालों में जो आप देखते होंगे कि 1861 में एसआई स्टैब्लिश हो रही है और उसके बाद अलग अलग जो इनके 4 फेजेस बनते हैं जिसको कैजरी संकालिया क्लासिफाइड करते हैं, जो कि एसआई के 100 वर्षों के इतिहास में उन्होंने उनको 3 कालों में विभाजित किया था, वो आप सभी जानते होंगे। तो वो जो इतिहास रहा, फर्स्ट इज कनिंघम एरा, सेकंड इज मार्शल एरा, थर्ड इज व्हीलर एरा, तो इन चीजों को आपको पढ़ना होगा और उनसे जो क्वेश्चंस हैं कि कब कौन आपका एसआई का डीजी बना, कौन से किसके शासन काल में कौन से इंपॉर्टेंट वर्क्स हुए, कौन से शासन काल में कौन सा एक्ट पास हुआ, ये सभी चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी को पढ़ना, ठीक है। दूसरा है रिलेशनशिप ऑफ आर्कियोलॉजी विद सोशल एंड नेचुरल साइंस। अब आप सभी जानते होंगे, आपने पढ़ा भी होगा और मैंने पेड बैच में पढ़ाया भी है, और मैं बीच बीच में इनसे जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों के साथ डिस्कस भी करता हूं कि अब आप आर्कियोलॉजी को एज ए इंडिविजुअल सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते। आर्कियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि सभी अदर सब्जेक्ट को सहायता लेना पड़ता है। जैसे यदि आप किसी जीवाश्म की खोज रहे हैं तो वहां पे केमिस्ट्री, आर्कियो केमिस्ट्री की आवश्यकता पड़ेगी, आर्कियो बॉटनिस्ट की आवश्यकता पड़ेगी, आर्कियो जूलॉजिस्ट की आवश्यकता पड़ेगी, आर्कियो फिजिक्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऐसे सेंस में एक आर्कियोलॉजी
किसी न किसी तरह से दूसरे सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, चाहे वो साइंस के सब्जेक्ट हो या फिर आपके नेचुरल साइंस के सब्जेक्ट हो, उनसे जुड़ा हुआ है, जिसमें आपका आर्कियोलॉजी का किस प्रकार से संबंध सोशियोलॉजी से है, किस प्रकार से संबंध इकोनॉमिक्स से है, किस प्रकार से संबंध आर्ट्स सब्जेक्ट से है। तो इन सभी का अध्ययन कैसे कैसे किया जाता है, उन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है। अगला है टाइप एंड नेचर ऑफ आर्कियोलॉजिकल डाटा। जो आप आर्कियोलॉजिकल डाटा अर्थात जो पुरातात्विक जो आपके आंकड़े होते हैं वह किस प्रकार के होते हैं, उनका टाइप्स क्या है, उनका प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। हालांकि इनसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं बनते, इसलिए यदि आप इनको नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, लेकिन आप चाहें तो इसको पढ़ें अच्छे से। अगला है रिट्राइवल ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट डाटा, मेथड ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड एक्सकेवेशन। अब आप जानते होंगे पुरातत्व के क्षेत्र में कैसे डाटा को कलेक्ट किया जाता है। दो इंपॉर्टेंट उसके मेथड्स हैं, एक एक्सप्लोरेशन है और दूसरा आपका एक्सकेवेशन है। तो ये जो एक्सप्लोरेशन का मेथड या फिर एक्सकेवेशन का मेथड ये कैसे किया जाता है और एक्सकेवेशन के कितने टाइप्स हैं, एक्सप्लोरेशन की क्या कुछ चीजें हैं, इनमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स का यूज किया जाता है, कौन कौन सी चीजें जो है कि आवश्यक होती है, इन चीजों से जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में बनते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके मेथड्स ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड एक्सकेवेशन। ठीक है, अगला है रैंडम एंड सिस्टमैटिक प्रोस्पेक्शंस सबसरफेस इन्वेस्टिगेशंस यूजिंग मॉडर्न टेक्निक्स सच एज रिमोट सेंसिंग क्या होती है, ठीक है, रेस्ट्रिक्टिविटी सर्वेस क्या होता है, रिकॉर्डिंग एंड डॉक्यूमेंटेशंस क्या होता है। अब देखिए ये जो हमने आपको चीजें बताएं, रिमोट सेंसिंग, रेस्ट्रिक्टिविटी सर्वेस, रिकॉर्डिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, ये क्या होता है, कैसे इसकी शुरुआत हुई और इनसे संबंधित जो फैक्ट हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये इतनी चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए, इसको नोट करते जाइए। देखिए सभी कहानी गाथाएं इनके नहीं पढ़नेंगे तब भी चलेगा, कुछ जो इंपॉर्टेंट बता रहे हैं कम से कम उतने पढ़ के जाइएगा। अगला है मेथड्स ऑफ आर्टिफैक्ट एनालिसिस, कैटेगराइजेशन, क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, मेथड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड रिलेटेड इश्यूज, एप्लीकेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल एंड एंथ्रोपोलॉजिकल मॉडल्स, एंथ्रोपोग्राफी एंड एक्सपेरिमेंटल रिपब्लिकेशन, ठीक है, एंड स्टडीज, ट्रेडिशनल, प्रोसेसुअल एंड पोस्ट प्रोसेसुअल अप्रोचेस क्या है आर्कियोलॉजी में, एंड प्रिपरेशंस ऑफ आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट्स। ठीक है, देखिए जब एक एक्सकेवेशन किया जाता है, जब एक उत्खनन किया जाता है तो उसके अंतर्गत कई सारे प्रोसेस होते हैं, एक दो प्रोसेस नहीं। एक्सकेवेशन या फिर एक्सप्लोरेशन का जो मेथड है या फिर डाटा को जो कलेक्ट करने का मेथड है वो काफी लंबा चौड़ा है। तो उन्हीं के संबंध में जितनी भी चीजें दी गई हैं कि किस प्रकार से आप एंथ्रोपोलॉजिकल, कैसे आप एथनोग्राफी या फिर सोशियोलॉजिकल तरीके से उनका एप्लीकेशन यूज करते हो आर्कियोलॉजी के अंतर्गत टू कलेक्ट द डाटा, टू रिट्राइव द डाटा, उनके संदर्भ में जो चीजें हैं आपको पढ़नी है। व्हाट इज द ट्रेडिशनल, प्रोसेसुअल एंड पोस्ट प्रोसेसुअल अप्रोचेस जो आर्कियोलॉजी में यूज किए जाते हैं वो क्या है, और किस प्रकार से आर्कियोलॉजिकल जो रिपोर्ट्स तैयार की जाती है वो क्या है। इनके संदर्भ में जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपके एग्जाम में आते हैं, लेकिन बहुत लिमिटेड क्वेश्चन इससे बनते हैं। ठीक है, अगला है आपका कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ आर्कियोलॉजिकल रिमेन्सेस, साइट्स, एम्स एंड मेथड्स, एंटीक्विटेरियंस लॉ। अब आप सभी को जानते हो कि मैंने बताया कि आपको अलग अलग कालों में अलग अलग जो आपके एक्ट हैं एंटिक्विटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो आपके धरोहर हैं, जो आपके मूल्यवान वस्तुएं हैं, उनको संरक्षित करने के लिए अलग अलग समय में अलग अलग डाटा जो है, अलग अलग सारे जो मेथड्स हैं प्रिजर्वेशन के वो आए थे। उसी दौरान जो है एंटीक्विटेरियंस लॉ जो है, ठीक है, एंटीक्वेरियन जो लॉ हैं उनको भी लाया गया, जिसे आप देखते होंगे ट्रीजर ट्रू एक्ट है, ठीक है, हिंदी में पूरा निधि निखात अधिनियम बोलते हैं। इसके अलावा अन्य जो कई सारे एक्ट हैं जिसमें कंजर्वेशन एंड मॉन्यूमेंट्स जो एक्ट है आपका एंशिएंट वाला वो आएगा। तो कई सारे जितने भी एक्ट्स हैं वो कब आए, उनके अंतर्गत क्या कुछ चीजें रही, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और किस प्रकार से जो कोई भी आर्कियोलॉजिकल रिमेन्सेस या फिर साइट्स मिलते हैं तो कैसे हम उसको कंजर्व करते हैं, उनका मेथड क्या है, कैसे उनको प्रिजर्व किया जाता है। तो इनको लेके मेथड्स क्या है, ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये उतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं कि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए इतना हो सकता है परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब जो इंपॉर्टेंट है वो है क्रोनोलॉजी एंड डेटिंग मेथड्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस बनेगा। जैसे में दो प्रकार की डेटिंग होती है, आप सभी जानते हैं, एक होती है दोस्तों आपकी रिलेटिव डेटिंग और दूसरी दोस्तों होती है आपकी एब्सोल्यूट डेटिंग, जिससे हम कौन कौन सी तिथि विधियां बोलते हैं, सापेक्ष और निरपेक्ष तिथि विधियों के रूप में हम जो है जानते हैं। ऐसे में रिलेटिव डेटिंग में दोस्तों आपको जो कल्चरल स्ट्रेटिग्राफी होता है, बायोस्ट्रेटिग्राफी होता है, टाइपोलॉजी, फ्लोरीन टेस्ट मेथड, नाइट्रोजन टेस्ट मेथड, फॉस्फेट एनालिसिस क्या होता है, सॉइल एनालिसिस क्या होता है, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, क्रोनोमेट्रिक मेथड्स क्या है, जिसमें आपका रेडियोकार्बन C14 डेटिंग कहते हैं, पोटेशियम आर्गन डेटिंग मेथड, फिशन ट्रैक मेथड, लेमेंसिस डेटिंग मेथड से टीएल या फिर ओएसएल डेटिंग बोलते हैं। डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या होती है,
पैलियोमैग्नेटिक डेटिंग क्या होती है, वार्म एनालिसिस क्या होता है, ईएसआर डेटिंग क्या होती है, ऑब्सीडियन हाइड्रेशन क्या होता है, ठीक है, कॉस्मिक एनर्जिक न्यूक्लाइड मेथड्स क्या होता है डेटिंग में। इन सभी प्रकार की जो चीजें हैं आपको इस जो डेटिंग मेथड्स हैं उसके अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा। अब इसके अलावा कुछ नई नई जो डेटिंग्स मेथड्स हैं जो इवॉल्व हुई हैं, कई बार क्वेश्चन एग्जामिनर उससे भी पूछता है, लेकिन जो बेसिक क्वेश्चन आपके डेटिंग मेथड से 1 या 2 हर साल बनते हैं उसको ध्यान रखिएगा। जैसे पोटेशियम आर्गन हुआ, आपका C14 डेटिंग हो गया, डेंड्रोक्रोनोलॉजी किसके द्वारा खोजा गया, कहां पे कौन सा एप्लीकेबल होगा, कौन आपके पोट्रीज पे एप्लीकेबल है, कौन आपके वुड्स पे एप्लीकेबल है, कौन आपका बोन्स पे एप्लीकेबल है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जनरली टॉपिक से बनते हैं। तो ये जो पूरी की पूरी चीजें हैं क्रोनोलॉजी एंड डेटिंग मेथड, ये आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां से बनते हैं। अगला है आपका यूनिट सेकेंड, दैट इज रिलेटेड टू द इंट्रोडक्शन टू प्री हिस्ट्री, अर्थात प्रागैतिहासिक काल का परिचय। अब देखिए प्रागैतिहासिक काल के परिचय में आपको पढ़ना होगा कि प्री हिस्टोरिक बिगिनिंग्स कैसे, अर्थात जो प्रागैतिहासिक काल की शुरुआत है वो कैसे हुआ, जिसमें आपको जियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल एंड कल्चरल इनके डायमेंशंस क्या हैं ह्यूमंस के, ठीक है, जियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल एंड कल्चरल जो ह्यूमंस के डायमेंशंस हैं उनको आपको पढ़ना होगा। साथ ही साथ किस प्रकार से ह्यूमन ओरिजिन जो है, जो मानवोत्पत्ति है, उसका जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है। अब आपको मैंने पढ़ाते समय बताया था कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा फॉर योर एग्जामिनेशन। आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे वो प्लायोसीन, प्लिस्टोसीन, मायोसीन, ओलिगोसीन, ये सब आपने पढ़ा होगा, होलोसीन पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया भी था। तो इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है, कौन से काल में किस प्रकार के फ्लोरा एंड फौना आ रहे हैं, ठीक है, कौन से काल के एनवायरमेंटल कंडीशंस कैसे, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चंस यहां से बनते हैं, तो इनको आपको ध्यान रखना होगा। जैसे लेट टर्शियरी में आपको मायोसीन एंड प्लायोसीन को पढ़ना है, एंड क्वार्टनरी पीरियड्स में आपको पैलियो और प्लिस्टोसीन पढ़ना है, बाउंड्रीज क्या होता है, और आपका पैलियो मैग्नेटिक रिकॉर्ड्स क्या हैं वो पढ़ना है। साथ ही साथ प्लिस्टोसीन एंड होलोसीन इपोसिस क्या हैं वो पढ़ना है, और इनके बीच में क्या मेजर एनवायरमेंट एंड क्लाइमेटिक चेंजेस हुए थे ये भी आपको पढ़ना है। और किसमें, प्लिस्टोसीन और प्लिस्टोसीन एंड मैराइन आइसोटोपिक्स स्टेजेस में क्या कुछ चीजें चेंजेस हुई थी ये आपको पढ़ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। और साथ ही साथ कि बायोस्टैटिग्राफी ऑफ द प्लिस्टोसीन पीरियड, प्लिस्टोसीन फ्लोरा एंड फौना, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। और साथ ही साथ कि मेन स्टेजेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन एंड इंपॉर्टेंट फॉसिल रिकॉर्ड। अब भारत के अलावा जो मानव उत्पत्ति के साक्ष्य भारत के अलग अलग क्षेत्रों से मिले हुए हैं, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे में अफ्रीका के क्षेत्रों में आप देखते हैं, यूरोप के क्षेत्रों में देखते हैं, और एशिया के जो क्षेत्रों में जो मानव उत्पत्ति के साक्ष्य हैं और उनके जो जीवाश्मों के साक्ष्य हैं वो अलग जगहों से मिले, तो उनके बारे में क्वेश्चंस आपको पढ़ने। जो होमिनिन्स एंसेस्टर्स के जो प्रमाण हैं वो कहां से मिले हैं, लेट मायोसिन पीरियड में, प्लायोसिन पीरियड में एंड प्लिस्टोसिन पीरियड में, ये कहां से मिले ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है। साथ ही साथ प्री ऑस्ट्रेलोपिथेकस के प्रमाण पढ़ने हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के प्रमाण में पढ़ने हैं, और होमोजीनस के अंतर्गत आने वाले जो आपके प्रमाण हैं उनको पढ़ना, और हाइपोथेसिस ऑन मॉडर्न ह्यूमन डिस्प्रेबल्स जो है वो भी आपको पढ़ना होगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। इसके अलावा जो कल्चरल बैकड्रॉप्स हैं, जैसे इवोल्यूशन ऑफ स्टोन इंप्लीमेंट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ लिथिक टेक्नोलॉजीज, किस प्रकार से मानव के अंतर्गत जो है कि जो इस प्रस्तर प्रकार के उपकरणों का जो निर्माण हुआ किस प्रकार से हुआ, और साथ ही साथ जो लिथिक टेक्नोलॉजी है अर्थात प्रस्तर तकनीक का विकास किस प्रकार से हुआ वो पढ़ना है। जिसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है ओल्डवान इंडस्ट्रीज को, जो कि ओल्डवाई वार्ज वैली से मिला था, सेंट एस्यूल से प्राप्त होने वाले एस्यूलियंस को, और साथ ही साथ द फ्लेक एंड ब्लेड बेस्ड इंडस्ट्रीज जो थी स्टोन एज में, ये आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। अब इसको जब आप पढ़ेंगे तो ध्यान रखिएगा आपको जाना पड़ेगा कहां पे, आपको जाना पड़ेगा यूरोप और अफ्रीका के जो आपके कल्चर्स हैं। जैसे आप ओल्डवाई गार्ड्स पढ़ोगे जो तंजानिया अफ्रीका का, तो वहां से आपको ओल्डवान टूल्स मिलेंगे। जब आप एस्यूलियन पढ़ोगे तो आपको फ्रांस का जो सेंट एस्यूल आर्कियोलॉजिकल साइट है वहां जाना पड़ेगा, जहां पे हैंडेक्स एंड क्लीवर की जो परंपरा है वो आपको दिखाई देगी। और साथ ही साथ फ्लेक एंड ब्लेक बेस्ड जो इंडस्ट्रीज हैं वो किस प्रकार से डेवलप हुई, इनका क्या कुछ चीजें रहा वो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। साथ ही साथ पैलियोलिथिक कल्चर डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट, तो जो पैलियोलिथिक कल्चर है वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में अर्थात विश्व के संदर्भ में जो पूरा पाषाण काल का जो विकास हुआ वो आपको पढ़ना है, जिसमें आपके अफ्रीका के क्षेत्र में, यूरोप के क्षेत्र में एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना के क्षेत्र में जो चीजें हैं, जिसमें आपको अर्ली स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज एंड लेट स्टोन एज ऑफ अफ्रीका जो है वो आपको पढ़ना है। साथ ही साथ लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक ऑफ यूरोप एंड वेस्ट एशिया पढ़ना है, एंड पैलियोलिथिक कल्चर डेवलपमेंट इन चाइना एंड साउथ एशिया जो है आपको वहां पे पढ़ना है कि किस प्रकार से यूरोप, अफ्रीका एंड जो ईस्ट एशिया चाइना का जो क्षेत्र है वहां पे जो आपके पाषाण कालीन, खासकर पूरा पाषाण कालीन
अर्थात पैलियोलिथिक कल्चर का किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ, किस प्रकार के प्रमाण मिल रहे हैं, किस प्रकार के टूल्स मिल रहे हैं, इनके जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में बनते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की प्री हिस्टोरिक आर्ट्स आपके एग्जाम क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द एंटिक्विटीज, सिग्निफिकेंस एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशंस, ये भी आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं वो बनते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ छोड़ने लायक है नहीं। अब बात करते हैं यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड जो बात करता है कि पैलियोलिथिक कल्चरल डेवलपमेंट्स इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब देखिए, अभी तक हमने जो पैलियोलिथिक की बात की थी, यह बात किया था वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में। अब जो ये बात होगी तीसरे यूनिट में, वह बात होगा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, अर्थात भारतीय उपमहाद्वीप में जो पूरा पाषाण कालीन जो विकास है या फिर संस्कृति है उसका किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ उसको पढ़ना है, जिसमें इनकी जियोक्रोनोलॉजी क्या है, साथ ही साथ स्टोन एज कौन कौन से कल्चर इंडिया में पाए जा रहे हैं, जिसमें हमको पढ़ना है सोहन वैली के क्षेत्र में। ठीक है, पोतवार जो पठारी का क्षेत्र है, पोतवार प्लेटो जो साइट है उनको पढ़ना है, शिवालिक रीजन को पढ़ना है। ठीक है, बेलन एंड सोन वैली को पढ़ना है, डिडवाना जो ड्यून्स के जो जमाव है 16R उसको पढ़ना जो कि राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, कोर्तलयार वैली या फिर अतिरम पक्कम का जो क्षेत्र है उसको पढ़ना जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। और साथ ही साथ आपके आंध्र प्रदेश के जो ज्वालापुरम क्षेत्र है उनसे भी आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं वो बनेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो चीजें मैंने बताई ये इन क्षेत्रों से, चाहे शिवालिक रीजन हो, कोर्तलयार का क्षेत्र हो, पोतवार का प्लेटू हो, या फिर आपका शिवालिक रीजन हो, सोन हो, या फिर आपका डिडवाना क्षेत्र हो, इन जगहों से प्राप्त होने वाले जो भी प्रमाण है उनको आपको पढ़ना है। और साथ ही साथ अब एक एक करके, जैसे लोअर पैलियोलिथिक कल्चर की बात करें, देखिए लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक, तीनों कालों को जो है कि आपको यहां पे पढ़ना होगा। भारत के क्षेत्र में प्राप्त होने वाली निम्न पूरा पाषाणकालीन संस्कृति, उच्च पूरा पाषाणकालीन संस्कृति और मध्य पूरा पाषाणकालीन संस्कृति जो है उनको पढ़ना है, जिसमें अलग अलग चीजें दी गई हैं कि इनमें टूल्स की टाइप्स क्या है, लिथिक टेक्नोलॉजी क्या थी, जिसमें आपको लोअर पैलियोलिथिक में सोहन इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ना है। साथ ही यहाँ पे जो स्यूलेंट इंडस्ट्री थी वो क्या है, इनका विस्तार कौन कौन से नदी घाटी क्षेत्र में हुआ था, नर्मदा वैली को पढ़ना है आपको, नर्मदा साबरमती घाटी को पढ़ना है, बेलन घाटी को, सोन घाटी को पढ़ना है। ठीक है, हुंसगी और जो आपका बैचबल जो आपका घाटी है उसको पढ़ना है। कृष्णा और आपका जो गोदावरी घाटी है उनमें प्राप्त होने वाले जो कोर्तलयार वैली इत्यादि जो क्षेत्र है उनसे प्राप्त होने वाले जो पुरास्थल हैं उनको आप सभी को अच्छे से पढ़ना होगा फॉर लोअर पैलियोलिथिक पीरियड के जानकारी के बारे में। इसको ऑलरेडी दोस्तों हमने पेड बैच के माध्यम से पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, एक एक चीजें आपको पढ़ाई गई हैं, इस पर नोट्स दिया गया और इस पर आपको जो मॉक टेस्ट सीरीज है वो भी कंप्लीट करा दिया गया है। अगला है मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर, जिसमें आपका जियोलॉजिकल इनका स्प्रेड कहां तक हुआ था, टूल टाइप्स क्या हैं, इनके लिथिक टेक्नोलॉजी क्या है, मिडिल पैलियोलिथिक में इनका जो प्रिपेयर्ड कोर टेक्निक्स है, किस प्रकार से लवालोजियन टेक्निक का निर्माण किया था उसका क्या कुछ चीजें हैं, ये आपको पढ़ना है। अगला है आपका अपर पैलियोलिथिक कल्चर, टूल टाइपोलॉजी, वही चीजें, लिथिक टेक्नोलॉजी क्या था अपर पैलियोलिथिक पीरियड की। ठीक है, ब्लेड एंड बोल्ड इंप्लीमेंटेशंस जो है आपके टूल्स में आप सभी जानते हैं, पहली बार जो बोन टूल्स हैं उनका हमको प्रयोग जो है दिखाई देता है, ये किस प्रकार से हुआ, और इनका डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेजर साइट जो है आपके अपर पैलियोलिथिक पीरियड को वो पढ़ना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिस प्रकार से आपने वर्ल्ड में प्रीहिस्टोरिक आर्ट का डेवलपमेंट पढ़ा था, उनके एंटिक्विटीज, सिग्निफिकेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, ठीक उसी प्रकार अब आपको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो चीजें हैं वो आपको यहां पे पढ़नी पड़ेंगी। अगला है आपका यूनिट 4। यूनिट 4 में जो आपको चीजें पढ़नी है वो पढ़नी है मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक कल्चर। तो भारत में प्राप्त होने वाले मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के संदर्भ में जो जानकारी है आपको अच्छे तरीके से होनी चाहिए, जो कि आपके यूनिट 4 में आपको पढ़ना है। अब देखिए पॉइंट ये है कि मेसोलिथिक इन यूरोप के क्षेत्र में जो इपी पैलियोलिथिक पीरियड का जो कॉन्सेप्ट है, डेवलपमेंट है और वेस्ट एशिया क्षेत्र में, इसको आपको पढ़ना है। और साथ ही साथ नियोलिथिक एंड फूड प्रोडक्शन, नियोलिथिक स्टेजेस इन वेस्ट एशिया एंड चाइना से आपको जो चीजें हैं पढ़नी है। ध्यान रहे कि ये जो मेसोलिथिक यूरोप वाली जो चीजें हैं इनसे तो क्वेश्चंस बनता है, लेकिन नियोलिथिक स्टेजेस इन वेस्ट एशिया एंड चाइना जो टॉपिक है इनसे क्वेश्चंस काफी कम बनते हैं। कभी कभार एक या दो क्वेश्चंस जो है मैक्सिमम आपको देखने को मिल जाएंगे तो मिल जाएंगे, नहीं तो इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस है काफी कम बनते हैं। आपका जो मेन फोकस होता है वो होता है मेसोलिथिक कल्चर ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर। यदि आप इसको भी अच्छे से पढ़ लें तो काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या हैं, इनके टूल टाइप्स क्या हैं, ठीक है, माइक्रो ब्लेड टेक्नोलॉजी क्या है, रीजनल वेरिएशंस इनके अंतर्गत क्या पाए जाते हैं, इनके टूल असेंबलीज कौन कौन से हैं, एविडेंस ऑफ इंसिपिटेंट आपका स्टेजेस ऑफ फूड प्रोडक्शन क्या है, पैटर्न्स ऑफ इकोलॉजिकल एडॉप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है, साइट इन द एवल्यूएबल
प्लेन्स आपका है, बाकी चीजें लेक्स में, कोस्टल रीजन में, सैंड ड्यून्स में, इनके जो पुरास्थल हैं वो कौन कौन क्षेत्रों में कहां कहां से पाए जा रहे हैं, रॉक कट शेल्टर साइट्स कौन कौन से, ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वहीं पे न्यूलिथिक कल्चर ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो उसमें किस प्रकार से जो प्रारंभिक कृषि के जो क्षेत्र के जो समुदाय हैं वो कहां से पाए जा रहे हैं, जो बलूचिस्तान या फिर मेहरगढ़ के जो क्षेत्र है, किले गुल मोहम्मद का क्षेत्र है, और कश्मीर की जो नवपाषाण कालीन संस्कृतियां हैं उनके बारे में जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा बात करें तो न्यूलिथिक कल्चर ऑफ द सेंट्रल गंगा के रीजन में, जो मध्य गंगा घाटी का क्षेत्र है वहां पे बिंद जो रीजन है वहां से, जिसमें कोल्डीहवा हो गया, महगढ़ा हो गया, लहुरा देवा हो गया, इनको पढ़ना है। ईस्टर्न न्यूलिथिक साइट्स की बात करें जिसमें आपका चिरांद को पढ़ना है, चेचर को पढ़ना है, सिनवार को पढ़ना है, ठीक है, कुचाई को पढ़ना है, बेंदियापुर को पढ़ना है। एंड न्यूलिथिक कल्चर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एज लाइक सारुतारू, सेबलगिरी, ठीक है, दाउजली, हांडिंग, मार्कोडोला, मरकडोला, ये सभी जो क्वेश्चंस हैं आपको पढ़ने से, असम आपका मेघालय जो आपका जो रीजन है वहां से प्राप्त होने वाले जो पुरास्थल है नवपाषाण काल के संदर्भ में, उनको चीजों को आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो न्यूलिथिक कल्चरल डेवलपमेंट इन द साउदर्न पेनिनसुलर इंडिया, जिसमें आपको शंगनकल्लू, पिकलीहल, उत्तनूर, कोडेकल, टक्कलकोटा, हल्लूर, नागार्जुनीकोंडा एंड एश माउंट साइट, तो दक्षिण भारत के क्षेत्र से प्राप्त होने वाले जो नवपाषाण कालीन संस्कृतियां हैं और वहां से प्राप्त होने वाले जो राख के टीले हैं, उनसे जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन है काफी अच्छी संख्या में बनते हैं। तो ये जो दोनों पॉइंट मैंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट को लेकर बताया, ये बेटे आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, अगला है यूनिट 5 दैट इज प्रोटो हिस्ट्री, ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल। अब आपको पता होगा कि आपकी जो हिस्ट्री है, जो आपका इतिहास है, उसको हम 3 भागों में क्लासिफाइड करते हैं। एक है आपका प्री हिस्ट्री, दूसरा है आपका प्रोटो हिस्ट्री और तीसरा है आपका हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक है, तो जो आपका आद्य ऐतिहासिक काल है इसमें आपको खासकर पढ़ना है किसको, हड़प्पन कल्चर को, अर्थात इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितने फेजेस हैं। अब आपको पता होगा प्री हड़प्पा है, मेच्योर हड़प्पा है, लेट हड़प्पा है, इन सभी चीजों को आपको पढ़ना है कि किस प्रकार से भारत में हड़प्पा कल्चर की शुरुआत हुई, इसकी उत्पत्ति हुई, किस प्रकार से इसका हड़प्पा कल्चर का विकास हुआ, इसमें डेवलपमेंट कैसे हुए, इनके इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स कौन कौन से हैं, इनके पुरातनों से प्राप्त होने वाले इंपॉर्टेंट एंटिक्विटीज, इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल रिमेंसेस क्या हैं। हर एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बनेगा। इनका जियोलॉजिकल सेटलमेंट पैटर्न क्या है, इनकी टाउन प्लानिंग कैसी थी, इनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैसा था, इकोनॉमिक प्रोडक्शन कैसा था, अर्बन रूरल चीजें कैसी थी, कौन सी साइट कहां पर है, ये सभी चीजें जो है आपको इसके अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा। किस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता का जो डिक्लाइन हुआ, किस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता जो का डेवलपमेंट हुआ, ये सभी चीजें जो है आपको पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो प्री हड़प्पन कल्चर, लेट हड़प्पन कल्चर अर्थात प्राग संध्या संस्कृतियां कौन सी हैं और आपकी जो भी चीजें हैं आपको इसके अंतर्गत पढ़नी, मतलब बहुत सबसे वास्ट जो सिलेबस है वो आपका एक प्री हिस्ट्री वाला है और दूसरा आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला, जो कि आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगला है आपका इसी में चालकोलिथिक पीरियड, अर्थात भारत में जो ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियां हैं जिसमें आपको कॉपर हुड अर्थात ताम्र निधियों को पढ़ना है, और ऑकर कलर पॉटरी जिसे आप सिंपल फॉर्म में ओसीपी बोलते हैं, ठीक है, जिसे आप गैरिक मृदभांड बोलते हैं हिंदी में, इसको पढ़ना है। ठीक है, और ये जो चालकोलिथिक कल्चर रिमेन्स आपको गंगा घाटी के क्षेत्र से प्राप्त हो रहे हैं उनको, और साथ ही साथ बनास आहार कल्चर डेवलपमेंट इन साउदर्न राजस्थान, इसको पढ़ना है। और इनसे प्राप्त होने वाले जो आपके एंटिक्विटीज हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कहां से प्राप्त हुआ, कायथा असेंबलीज का आपको पढ़ना जो कि मध्य प्रदेश के क्षेत्र से प्राप्त होते हैं, मालवा कल्चर जो कि नर्मदा वैली से प्राप्त होते हैं, इनको पढ़ना है। और आपको जो है किसके अलावा जो चालकोलिथिक कल्चर आप डेक्कन रीजन है, सावलदा रीजन, मालवा और जोरवे कल्चर जो है इसको आपको पढ़ना होगा, और यहां से क्वेश्चंस काफी अच्छी मात्रा में अच्छे तरीके से बनते हैं। अगला है आपका यूनिट 6। ठीक है, यूनिट 6 मुख्यतः आपका देखिए जो आयरन एज या फिर ग्रोथ ऑफ न्यू अर्बन सेंटर्स है, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें एंटीक्विटी ऑफ आयरन एज इन इंडिया, अर्ली स्टेज ऑफ आयरन एज, न्यू एविडेंस फ्रॉम मलहर, ये इंपॉर्टेंट है, दादुपुर इंपॉर्टेंट है, राजा नल का टीला, ठीक है, हल्लूर और कुमारन हल्ली एंड कोडुमनकल, ठीक, कोडिकल जो भी कह लीजिए, इनसे जो क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम में यहाँ पे आते हैं। ठीक है, जिसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट अच्छे तरीके से पढ़ना है पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर को, जिसमें उनका एक्सटेंट कहां तक था, क्रोनोलॉजिकल चीजें क्या थी और इनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, इनसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, जिससे आप सिंपल फॉर्म में पीजीडब्ल्यू को आपको अच्छे से पढ़ना है, और आपको नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर था जिसको आप एनबीपीडब्ल्यू कहते हैं, इनसे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं कि इनका एक्सटेंशन कितने तक था, इनका क्रोनोलॉजी क्या है, इनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा आयरन एज इन पेनिनसुलर इंडिया, भारत के जो आपके दक्षिणी भारत का जो क्षेत्र है वहां पे किस प्रकार से आयरन एज है, तो आप सभी जानते हैं उत्तर भारत में जिस प्रकार से पीजीडब्ल्यू, उत्तर भारत में जिस प्रकार से आपका पेंटेड ग्रेवेयर का काल लौह युग के लिए माना जाता है, वैसे ही दक्षिण भारत में जो मेगालिथिक पीरियड है,
ठीक है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मेगालिथिक कल्चर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया एंड बियॉन्ड, जियोग्राफिकल इनके स्प्रेड्स क्या है, टाइपोलॉजी क्या है, क्रोनोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, कल्चरल आर्टिफैक्ट्स एंड ऑथर्स ऑफ मेगालिथिक ट्रेडिशंस क्या है, सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, कि इनका विस्तार कौन कौन से क्षेत्रों में रहा, कौन कौन से आपके जो चीजें हैं, क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ द बिगिनिंग ऑफ अर्ली हिस्टोरिकल पीरियड एंड इमर्जेंस ऑफ अर्बन सेंटर्स इन गंगा वैली एंड पेनिनसुलर इंडिया। तो जब आपके प्रारंभिक ऐतिहासिक काल का प्रारंभ हो रहा है तो उत्तर भारत के संदर्भ में और दक्षिण भारत के संदर्भ में किस प्रकार से शहरों का विकास हो रहा है, उनका उद्भव हो रहा है, उनसे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम में कम बनते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो इंपॉर्टेंट सिटी साइट्स जैसे राजघाट, उज्जैन, वैशाली, तक्षशिला, मथुरा, श्रावस्ती, कौशाम्बी, ठीक है, शिशुपालगढ़ इत्यादि जो पुरास्थल हैं, इनसे आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं वो बनते हैं। तो जितने भी मेजर इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट हैं उनको अच्छे से पढ़ के जाइए, जो खासकर इसमें मेंशन है उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हमने आपको बताई भी हैं और पढ़ाया भी हुआ है। ठीक है, अगला कि इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ हिस्टोरिकल पीरियड, जैसे आपका श्रृंगवेरपुर रामायण काल से संबंधित है, अहिच्छत्र इंपॉर्टेंट है, अतरंजी खेड़ा, हस्तिनापुर, खैराडी, अरिकामेडु, नागार्जुनी कोंडा, ठीक है, शतनी कोंडा, ठीक है, अडम, नासिक, चंद्रकेतुगढ़, कोडिनकल और आपका पत्तनम। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको आपको अच्छे से पढ़ के जाना होगा, इनकी डिटेलिंग कि कितने यहाँ पे कल्चर्स के प्रमाण मिल रहे हैं, किसने इसको खोजा, किसने पहली बार इसको एक्सप्लोर किया, किसके द्वारा इसका एक्सकेवेशन किया गया, किस प्रकार के प्रमाण मिल रहे हैं, किस काल से संबंधित है, यहाँ पे बाकी कौन कौन से लोगों ने काम किया है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल रिमेंसेस के प्रमाण प्राप्त हो रहे हैं, ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इन टॉपिक से बनते रहे और इनको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अगला है आपका यूनिट 7 जो कि आर्किटेक्चर के ऊपर अर्थात स्थापत्य के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम में बनते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको स्तूप आर्किटेक्चर को अच्छे से पढ़ना होगा कि स्तूप आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट कैसे हुआ, खासकर उत्तर भारत के संदर्भ में और दक्षिण भारत के संदर्भ में इनका जो ओरिजिन और डेवलपमेंट कैसे हुआ, ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर, जो सैलकृत जो आपके स्थापत्य हैं उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, जिसमें खासकर 3 जो रॉक कट आर्किटेक्चर हैं, बुद्धिस्ट रॉक कट आर्किटेक्चर, ब्राह्मणिकल रॉक कट आर्किटेक्चर एंड आपका जैन रॉक कट आर्किटेक्चर जो है आपके एग्जाम में पढ़ना है। तो पहला तो आपको सबसे पहले स्तूप पढ़ना है डिटेल में कि स्तूप क्या होते हैं, स्तूप के टाइप्स क्या हैं, कहां कहां से स्तूप मिले हुए हैं, उन स्तूपों का निर्माण किसके शासनकाल में कराया गया, वहां पे कोई डिपिक्शन या फिर कोई विशेष प्रकार का जो प्रमाण है वो देखने को मिल रहा है, और वहां पे कोई विस्तार का काम किया गया, एक्सपेंशन का काम किया गया। क्योंकि आप देखते हो कई बार तोरण गेट इत्यादि जो है बाद में बनवाया गया, तो किसके शासन काल में बनवाया गया, किसने बनवाया, उस पर किसी का लेख मिल रहा है क्या, ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। वैसे आपका रॉक कट आर्किटेक्चर है, बुद्धिस्ट के, आपके आजीवक संप्रदाय के, जैन संप्रदाय के, अलग अलग लोगों के समय में अलग अलग विहारों का निर्माण कराया गया, गुफाओं का निर्माण करके उनको दान दिया गया, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में बनते हैं। अगला है टेम्पल आर्किटेक्चर, सबसे मेजर पोर्शन है आपके आर्किटेक्चर का। मंदिर के बारे में, तो मंदिर का कितना प्रकार है, 3 प्रकार के मंदिर आप सभी जानते हैं, द्रविड़, नागर और बेशर शैली। इनका क्या कुछ फीचर्स है, कौन सा मंदिर किस स्टाइल में बना हुआ है, ठीक है, किस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया, वो मंदिर किस शैली में बना हुआ मंदिर है। अब हर एक शैली का अपना अपना अलग, जैसे खाखरा देउल, पीढ़ा देउल, आपका अलग अलग प्रकार के मंदिरों के जो स्टाइल्स हैं, शैली हैं, वो देखने को मिलता है। तो कौन सा किसमें है, जो टेम्पल आर्किटेक्चर है उसमें कौन से भाग को कौन से क्रोनोलॉजी में सेट करना है, ऊपर से जब आप नीचे की तरफ आए, स्तूपिका है तो ध्वज है तो उसके नीचे वाला जो भाग है, कैसे कैसे क्या होती है चीजें, ये सभी चीजें आपको पढ़नी होंगी। इनका ओरिजिन एंड डेवलपमेंट कैसे हुआ, इनके मेन फीचर्स क्या है टेम्पल आर्किटेक्चर के, इनका डेवलपमेंट एंड डिस्क्रिप्शन, आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ नागर, वेसर एंड द्रविड़, भूमिज टेम्पल क्या है उनको पढ़ना है। गुप्त काल के अंतर्गत, चालुक्य काल के अंतर्गत पल्लव, राष्ट्रकूट टेम्पल्स जो हैं उनको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो ये जो 4 या 5 हैं, राष्ट्रकूट, पल्लव, चालुक्य एंड गुप्तनबेड़ को, इनको अच्छे से पढ़ना है। और जो रीजनल स्टाइल है, लाइक खजुराहो के जो टेम्पल्स हैं, ठीक है, टेम्पल ऑफ उड़ीसा हैं एंड चोल काल के जो टेम्पल्स हैं, ये आपको पढ़ना होगा। ठीक है, इसके अलावा आइकोनोग्राफी जो है ये आपको पढ़ना है, हालांकि इनसे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं आर्ट एंड आइकोनोग्राफी के, जिसमें आपके स्कल्पचरल आर्ट में जो स्टोन एंड ब्रॉन्ज के आर्ट है, एंटिक्विटीज एंड डेवलपमेंट, द मौर्यन पिलर कैपिटल, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अर्ली यक्ष यक्षी इमेजेस कहां से पढ़ते, आपने दिजारगंज की यक्षी का नाम सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, किस काल का है, कहां पे है, वर्तमान समय में कहां पे है, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैसे ही सुंग, वेस्टर्न क्षत्रप है, ठीक है, सातवाहन स्कल्पचर्स हैं, कुषाण काल के स्कल्पचर्स हैं, मथुरा एंड गांधार स्कूल के स्कल्पचर्स हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ आप जानते होंगे कई प्रकार के स्कूल ऑफ आर्ट हैं, जिसमें आपने अभी देखा कि मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट है, क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैसे ही आप जब आप
गुप्त स्कल्पचर्स में आते हैं तो इसमें आपका सारनाथ स्कूल ऑफ आर्ट है, चालुक्य है, पल्लव है, पाल है, चंदेल है, चूल है एंड होयसल स्कल्पचर्स हैं। तो ये क्या हैं और कहां से प्राप्त हो रहे हैं, इनसे संबंधित जो आपके साइट्स हैं या फिर आर्किटेक्चर स्टाइल हैं वो किसके द्वारा प्राप्त हो रहे हैं, किसके द्वारा इसका निर्माण कराया गया, ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वहीं पे आइकोनोग्राफी में बहुत लिमिटेड क्वेश्चन आइकोनोग्राफी से आपके एग्जाम में बनते रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आइकोनोग्राफी आपके एग्जाम में या फिर आपके सॉरी जो यूनिवर्सिटीज है वहां पे अच्छी तरीके से आपको समझाया नहीं जाता, जिसकी वजह से आप इसको इन केस यदि छोड़ भी देते हैं तो बहुत ज्यादा फैक्ट नहीं पड़ेगा आपके एग्जाम के ऊपर, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते नहीं है। ठीक है, अब आइकोनोग्राफी में आपको ब्रह्मा को, विष्णु को, शिव को, कार्तिकेय, गणेश, सूर्य, शक्ति, तीर्थंकर में से आपका ऋषभदेव हो गए, पार्श्वनाथ हो गए, महावीर हो गए और बुद्ध और बोधिसत्व तारा समझ जो आपका आइकोनोग्राफिकल जो फीचर्स हैं उनको आपको पढ़ना है कि उनका आइकोनोग्राफिकल फीचर क्या है। ठीक है, और किस प्रकार के जो इनके आइकोनोग्राफिकल जो एविडेंसेज हैं वो अलग अलग आर्किटेक्चरल जो स्कल्पचर्स हैं या फिर जो प्रमाण हैं वहां से देखने को मिल रहा है। अब ये टेराकोटा आर्ट से आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं वो बनते हैं और आपके एग्जाम में काफी अच्छी संख्या में इनके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें मौर्यन और गुप्तन पीरियड के जो टेराकोटाज हैं वो पूछे जाते हैं और पेंटिंग्स और ये रॉक कट के पेंटिंग्स ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको अजंता, बाघ और सित्तनवासल जो है, ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगला है आपका यूनिट 8 जो कि पैलियोग्राफी एंड एपिग्राफी, मतलब कि जितने इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन आप देखते हैं, ठीक है, अर्थात जितने भी शासकों के इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन हैं, अभिलेख हैं, उनसे जो क्वेश्चन हैं यहाँ पे वो पूछा जाता है। जैसे में यदि हम बात करें तो उसमें आपका कि एपिग्राफी एज ए सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ओरिजिन एंड एंटिक्विटी ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंडिया, किस प्रकार से भारत में लिखने की कला की शुरुआत होती है वो पूछा जाता है। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ठीक है, एंड खरोष्ठी स्क्रिप्ट, इनको लेके अलग अलग जो आपके सिद्धांत हैं, जो थ्योरीज हैं, वो क्या कुछ दिया गया, ये भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। स्टडी ऑफ सेलेक्टेड इंस्क्रिप्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अशोक के अभिलेखों को पढ़ना है, उनके जो रॉक एडिक्ट हैं, रॉक एडिक्ट 2nd, 10, 12th एंड 13, ये नंबर एकदम याद कर लीजिएगा, इनको एकदम रट के पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चन आपके एग्जाम से बनते हैं। इसके अलावा लुम्बिनी इंस्क्रिप्शन ऑफ जो कि अशोक का है, माइनर रॉक एडिक्ट ऑफ जो बैराट का है वो पढ़ना है, बेशनगर जो गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन है उसको पढ़ना है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो कि खारवेल का है उसको पढ़ना है, उषो दत्त का इंस्क्रिप्शन जो है आपका नासिक केव 10 वो पढ़ना है। ठीक है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन रुद्रदामन का, नासिक केव 3rd इंस्क्रिप्शन ऑफ वशिष्ठ पुत्र पुलमावी ईयर 19 उसको पढ़ के जाना है, स्वाट रिलिक कास्केट इंस्क्रिप्शन उसको पढ़ के जाना है, सारनाथ बुद्ध इमेज इंस्क्रिप्शन उसको पढ़ के जाना है, लखनऊ म्यूजियम जैन इमेज इंस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, एट ऑफ द टाइम ऑफ हुविस्क वो पढ़ के जाना है। ठीक है, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्त, ठीक है, भीतरी इंस्क्रिप्शन ऑफ स्कंदगुप्त, एहोल पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलकेशिन II, ग्वालियर इंस्क्रिप्शन ऑफ मिहिर भोज, खालिमपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ धर्मपाल, संजन कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ अमोघ वर्ष, मंदसौर कॉपर इंस्क्रिप्शन ऑफ यशोवर्मन, ठीक है, तिरुवलंगगढ़ कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ राजेंद्र चोल ईयर 6 एंड सांगली कॉपर प्लेट ऑफ गोविंद IV एंड थर्सपल्ली कॉपर प्लेट, तो ये आपको पढ़ना है। और इसके बाद है आपका यूनिट 9 जो कि आपके न्यूमिस्मेटिक्स अर्थात मुद्रा शास्त्र से संबंधित। ठीक है, इसमें क्वाइन एज अ इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री, किस प्रकार से मुद्राएं जो हैं यह एक इतिहास के साक्ष्य के रूप में कार्य करती हैं, इसको आपको पढ़ना है। किस प्रकार से भारत में मुद्राओं का उद्भव हुआ, इनकी एंटिक्विटीज क्वाइनेज की क्या है एंशिएंट इंडिया में, ये आपको पढ़ना है। किस प्रकार से जो क्वाइंस हैं इनकी टेक्निक क्या थी और इनके मैन्युफैक्चरिंग का जो सिद्धांत था, किस प्रकार से इनका निर्माण किया था, एंड व्हाट इज द सिल्वर, कॉपर एंड गोल्ड एंड एलॉय के द्वारा जो है इनका निर्माण किया था। इनसे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। जो मेन टाइप्स ऑफ क्वाइंस है, जैसे आपका पंचमार्क्ड क्वाइंस है, ठीक है, इंस्क्राइब्ड एंड अनअंस्क्राइब्ड कास्ट क्वाइंस हैं, वो क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, जनपद एंड ट्राइबल्स क्वाइंस जो पूछे जाते हैं, इंडो ग्रीक क्वाइंस पूछे जाते हैं, शक छत्रप जो आपके क्वाइंस हैं, कुषाण एंड सातवाहन क्वाइनेज जो हैं, अर्थात कुषाण काल के सिक्के, सातवाहन काल के सिक्के, गुप्त काल के सिक्के, रोमन शासकों के सिक्के एंड ब्रीफ अकाउंट ऑफ अर्ली मेडिवल इंडियन क्वाइंस, अर्थात भारत में जो पूर्व मध्यकालिक सिक्के शासकों के उनको आपको पढ़ना होगा। और अंतिम आपका जो है मेथडोलॉजी
ऑफ आर्कियोलॉजिकल रिसर्चेज। ठीक है, तो ये आपके 10 यूनिट हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। 10वां यूनिट जो है आपको पूर्ण रूप से किस प्रकार से आर्कियोलॉजिकल रिसर्चेज का मेथोडोलॉजी है उसके बारे में आपको जो चीजें पढ़ने के, रोल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्चेज, रिसर्च एथिक्स, मेथड्स ऑफ रिसर्च, केस स्टडीज एंड फील्ड इन्वेस्टिगेशंस, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशंस, रिसर्च डिजाइंस, स्टडीज, जो चीजें भी जो आपका हैं ये सभी चीजें आपको वहां पे पढ़नी होंगी। तो दोस्तों आपने देखा कि किस प्रकार से आर्कियोलॉजी का जो कुल 10 यूनिट में बटा हुआ जो आपका सिलेबस है बहुत ही अच्छे तरीके से बांटा गया है। और आप देखेंगे तो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीजें आपको दी गई हैं। ये ऐसा नहीं है कि यूनिट 1 में कोई अलग चीज है उसके बाद अचानक से आपको यूनिट 3 में लाके बैठा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यूनिट 1 से आपको एकदम जो आर्कियोलॉजी के बेसिक्स की शुरुआत है वहां से चीजें कब शुरू हो रही हैं और आप देख रहे होंगे कि अर्ली मेडाइवल पीरियड तक की जो चीजें हैं आपको यहां तक पढ़नी है, जिसमें आपको कुल 4 प्रकार की चीजें पढ़नी है। एक आपको आर्कियोलॉजी में जिसमें आपका प्रोटो हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री एंड हिस्टोरिकल पीरियड को पढ़ना है। दूसरा आपको इपिग्राफी पढ़ना है, पुरातत्व अर्थात अभिलेख को चीजों को पढ़ना है। तीसरा आपको न्यूमिस्मेटिक्स पढ़ना है, मुद्रा शास्त्र से संबंधित जो भी चीजें वो पढ़नी है। और आपका चौथा जो है आर्ट एंड आर्किटेक्चर का जो पोर्शन है, ठीक है, उसको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। तो चारों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। और बाकी हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को सभी प्रकार की जो अपडेट है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम दिलाते रहते हैं। यदि आपको भी दोस्तों हमारे पेड बैच में ज्वाइन होना है या फिर किसी प्रकार की अपडेट दोस्तों प्राप्त करनी है तो आप हमारे चैनल का जो दिया गया नंबर है 9936344448, उस पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में कुछ इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन और वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।